कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। बेसिकली सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे हमें प्रोजेक्ट बनाना है, कोड वाइज मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, मैं आपको कोड कमेंट करके एक्सप्लेन करके समझाता हुआ चलूँगा। जहाँ पर भी आपको लगे कि स्क्रीनशॉट लेना है वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहाँ पर भी आपको लगता है नोट डाउन करना है उसको नोट कर लीजिएगा। और कहीं पर कुछ भी आपको अगर डाउट हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि अभी आपको अगर आइडिया लग जाएगा तो अभी आप आगे बना पाएंगे। एक मिनट में आंसर। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस तरीके से एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनेगा। मैं देख लेता हूँ अगर मेरे पास कहीं पर इमेज भी तो इमेज स्क्रीनशॉट लिया था आपके लिए। हाँ, आप लोग मेरी स्क्रीन में ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये इमेज दिख रही है? यस सर। हेलो, हाँ, यस सर। तो इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं हम PHP का जो ये वेब डेवलपमेंट करेंगे इसमें हम MVC मॉडल को फॉलो करेंगे। तो जो आप ये स्क्रीनशॉट इसमें आप देखेंगे कि हम किस तरीके से फोल्डर्स बनाएंगे अपने जो प्रोजेक्ट होगा उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ऐप एक फोल्डर होगा, ऐप एक होगा कॉन्फ़िग, एक होगा लाइब्रेरी के लिए लिब, फिर एक पब्लिक। टेस्ट अभी हम छोड़ देते हैं। ऐप के अंदर 3 फोल्डर, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यू एंड पब्लिक के अंदर CSS, इमेज, JS, ठीक है। ये किस लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये आपको साइड बार जो आ रहा है इसमें आप देखेंगे तो ये मेरा प्रोजेक्ट है ATW। ये आपको कहाँ बनाना है, ये आपको एक्चुअल में बनाना है। मैंने आपको जब पिछली बार PHP माई एडमिन समझाया था जहाँ पे PHP कोड चला रहे थे हम लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब XAMPP हमारा स्टार्ट हो जाता है तो वो जो डिफ़ॉल्ट आता है, जैसे ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना, ये डिफ़ॉल्ट पेज जो आता है हमारा, हम यहाँ पे ये इसकी जो लोकेशन होती है XAMPP जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है वहाँ पर हमें बनाना है। जैसे मेरा XAMPP इंस्टॉल हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ इस डायरेक्टरी में लैम्प, ये मेरा XAMPP इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। आप अपने मशीन में XAMPP की लोकेशन ढूंढिए, वहाँ पर ये जो आपकी डायरेक्टरी है देखिए htdocs के अंदर मेरे लिए XAMPP में डिफ़ॉल्ट जो है वो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है विच इज़ ATW, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे मेरे में डैशबोर्ड के अंदर था तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आपका htdocs के अंदर होगा, ठीक है, अलग अलग वर्जन में अलग अलग होता है ये, या तो आपका htdocs के अंदर होगा जहाँ पे आपने XAMPP इंस्टॉल किया है, या htdocs के अंदर जो ये आपका डैशबोर्ड फोल्डर है इसके अंदर होगा, ठीक है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर है, जब आप इसको चेक करेंगे, जैसे आपने ये किया क्लिक, आपने जिस पोर्ट और पर ये आपने XAMPP सर्वर रन किया, जैसे आप उसको रन कर रहे हैं तो ये आपका डैशबोर्ड आ रहा है। तो htdocs तक तो सबका कॉमन है, अगर htdocs के बाद डैशबोर्ड आ रहा है तो इसका मतलब डैशबोर्ड आपका डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी बनी हुई है, तो आपको डैशबोर्ड के अंदर बनाना है। अदरवाइज htdocs अगर सीधे आ रहा है, कोई डैशबोर्ड वगैरह कुछ लिख के नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको htdocs के अंदर ही बनाना है। तो मैंने ये ATW करके बनाया है। सबलाइम में ATW के अंदर मैंने क्या बनाया है, देखिए ये ATW है, ATW के अंदर ये 2 डायरेक्टरी मैंने बनाई हैं, एक ऐप एक पब्लिक। इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप जो पूरा MVC में मॉडल व्यू कंट्रोलर तीनों मैनेज कर सकें। 2 डायरेक्टरी हैं, ऐप एंड पब्लिक। पब्लिक के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाइए विच इज एसेट्स, ठीक है।
अभी आपको ये दोनों फाइल नहीं बनानी, इन पे हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टरी बनानी है एसेट्स। ऐप के अंदर आपको डायरेक्टरी बनानी है कंट्रोलर्स, कोर, मॉडल्स एंड व्यूज। ओके, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको कौन कौन सी डायरेक्टरी बनानी है। ATW के अंदर ऐप के अंदर 4 डायरेक्टरी, कंट्रोलर्स, कोर, मॉडल्स एंड व्यूज, एंड एक डायरेक्टरी पब्लिक, जिसमें एक डायरेक्टरी पब्लिक के अंदर एसेट्स करके। एसेट्स में हम अपनी इमेज वगैरह डालेंगे। वो इमेज वगैरह जब हम किसी को फ्रंट एंड भेजते हैं तो वो जो इमेज वगैरह जो उसमें हम लगाते हैं अपने पेज में फ्रंट एंड के, उसको हम अलग से रखते हैं। ठीक है, तो वो हम वहाँ रखेंगे। बाकी MVC का आपको समझ में आ रहा होगा। मॉडल की फाइल हम यहाँ रखेंगे, कंट्रोलर की यहाँ रखेंगे, व्यू की यहाँ रखेंगे। ठीक है, बाकी जो चीजें आएंगी हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी देखते हैं ये कैसे चलता है। देखिए पूरे प्रोजेक्ट को होता ये है, डैशबोर्ड तक तो कॉमन था। ATW, देखिए अभी क्या हो रहा है कि मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने ATW पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये होता ये है कि ATW पे क्लिक करने के बाद ATW की डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर आपको दिखने लग रहा है। ठीक है, कि उसमें क्या क्या है। तो एक ऐप है, एक पब्लिक है, 2 डायरेक्टरी आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कि आपकी डायरेक्टरी ऐसे विजिबल है और ये क्लिक करने पर अगर खुल जाती है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपने अपनी आपकी जहाँ पे वेबसाइट पूरी बनी हुई है, पूरा फोल्डर वेबसाइट का, वहां पे आप गए तो ये आपकी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर दिख रहा है। और आप अगर इस पे क्लिक करें ऐप पर, तो ऐप के अंदर के सारे फोल्डर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आपकी साइट में ऐसा है और आगे कोई भी खोलकर देख सकता है, तो फिर आपकी वेबसाइट का पूरा सोर्स कोड ही लीक हो जाएगा। रीजन ये कि जब उसके पास पूरा एक्सेस है, वो सारे फोल्डर खोल सकता है, तो उसके पास सारा कोड पहुंच जाएगा और कोई भी आपकी वेबसाइट को अपने यहाँ लेकर होस्ट कर सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जब आपने ये ऐप जो आपने फोल्डर बनाया है, इसमें एक न्यू फाइल बनाइए। इसमें लिखिए ये ऑप्शंस -indexes। ठीक है, ये लिखिए और इसको सेव करा दीजिए .htaccess से। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तब तो रिफ्रेश करते हैं। अब हम जब देखते हैं ऐप को क्लिक करके, तब एरर आ रही है, यानी कि आपने परमिशन ले ली इसको खोल के देखने की। ठीक है, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस द रिक्वेस्टेड डायरेक्टरी। तो वो जो इंडेक्स बन रही थी, वो ऑप्शंस जो आपने यहाँ पे लिखा है -indexes, उसका मतलब यही है कि इंडेक्सेस को आप खोलकर नहीं देख सकते। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। जब आपका ये हो गया, इसके बाद क्या होगा कि अब आपका वेबसाइट चलेगी कैसे। वेबसाइट चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पब्लिक के अंदर एक index.php नाम की फाइल बनानी है। ठीक है, index.php फाइल आपकी क्या करेगी, ठीक है, ये आपकी पहली फाइल है जहां से आपकी वेबसाइट एग्जीक्यूट होना शुरू करेगी। ध्यान से सुनिए, पब्लिक के अंदर आप फाइल बनाएंगे index.php, ये आपकी पहली फाइल होती है जहां से आपकी वेबसाइट स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें आपका पहली लाइन का, जैसे आपने PHP की फाइल लिखते हैं वैसे ही लिखी गई है ये। इसमें से पहले आपने लिखा सेशन स्टार्ट। ठीक है, सेशन का मतलब सबको पता चल गया होगा। जब हम किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो हमारा एक सेशन बनता है, जैसे टेस्ट मैच में एक सेशन होता है, एक टाइम पीरियड असाइन होता है, तो वो टाइम का कैलकुलेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो उस तरीके से सेशन स्टार्ट। ठीक है, अभी हम रिक्वायर पे आते हैं। और इसके अलावा, इंडेक्स के अलावा आप क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे कंट्रोलर के अंदर। एक मिनट,
कोर के अंदर आप एक फाइल बनाएंगे app.php, ठीक है। app.php बनाने का क्या मतलब है? app.php का मतलब है आपकी जब वेबसाइट चलेगी तो सबसे पहले आपका कोड इंडेक्स पे आएगा। इंडेक्स से आपने यहाँ पे उस app.php क्लास के अंदर, मैं आपको दिखाया है, app.php क्लास के अंदर ये फाइल के अंदर एक क्लास बनी हुई है ऐप करके, ठीक है। अभी इसके अंदर का कोड मत देखिए क्या है, केवल एक ये मान लीजिए कि ये क्लास है जो ऐप नाम से बनी हुई है। हम कर ये रहे हैं कि index.php पे हमारा फाइल आएगी, ठीक है। index.php पे आने के बाद हम यहाँ पे ऐप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही हमारा पूरा कंट्रोल जो है वो ऐप क्लास पे चला गया। और ऐप क्लास पे जाने के बाद, ठीक है, ऐप क्लास पे जाने के बाद सारा चीज जो भी आपकी पूरी वेबसाइट की हैंडलिंग है वो आपकी इस ऐप क्लास के थ्रू ही होगी, ओके। यानी आपके index.php में बस इतना कोड होगा, एक सेशन स्टार्ट होगा और एक ऐप का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। बाकी पूरी आपकी वेबसाइट का कंट्रोल होगा app.php से। यानी ये आपके बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है वेब ऐप का, कि एक आपकी ये वेब एप्लीकेशन है। ये आपको बनाना है कोर के अंदर, ठीक है। कोर के अंदर बनाने के बाद लेकिन index.php को कैसे पता चलेगा कि आपके पास एक ऐसी फाइल है जिसमें कि उसके पास एक ऐप नाम की क्लास है? उसको कैसे पता चलेगा? index.php तो यहाँ पर है ना पब्लिक के अंदर, उसको कैसे पता चलेगा कि कोई एक फाइल है जिसमें ऐप नाम की क्लास लिखी हुई है? ये बताने के लिए तो बात को समझिए क्या है। ये बेसिकली हमने क्या किया है कि index.php में फाइल को ऐड किया है जिसका नाम है init.php, और जो कहाँ पर है, जो ऐप के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो डॉट स्लैश, जो डबल डॉट स्लैश लगा हुआ है, ठीक है, जो ये डबल डॉट स्लैश लगा आपको दिख रहा है, इसकी वजह है कि डबल डॉट स्लैश मतलब आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना है। तो पब्लिक से में थे, पब्लिक से पीछे जाएंगे तो हम ATW में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऐप और पब्लिक तो एक ही लेवल पे हैं। पब्लिक से बाहर आए तो आप ATW में हैं। ATW में के अंदर फिर आप ऐप में गए तो आपने स्लैश ऐप लिखा। ऐप के अंदर एक init.php करके फाइल बनी हुई है, ठीक है। इस init.php फाइल को आपको ऐड करना है index.php के अंदर। अब init.php के अंदर क्या लिखा हुआ है हम वो देखते हैं। जो भी फाइल, जो भी XYZ जितनी भी फाइल आप कोर की डायरेक्टरी के अंदर बनाएंगे, जैसे हमने app.php बनाई, इसमें मैंने एक functions.php भी लिखी हुई है, ठीक है। जो भी फाइल आप कोड की डायरेक्टरी के अंदर बनाएंगे या कोर के फोल्डर के अंदर बनाएंगे, वो सारे के सारे फाइल आपको init.php के अंदर लिखनी है रिक्वायर के फॉर्म में। यानी आपको init.php के अंदर app.php यानी कि कोर डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइलें हैं उनको init.php में ऐड करना है, ठीक है। तो अब होगा क्या, देखिए, जब आपकी वेबसाइट चलेगी सबसे पहले हम आएंगे index.php पे, सेशन स्टार्ट हुआ, उसने ये init.php को ऐड किया। तो init.php में क्या था, init.php के अंदर कोर के अंदर जो फाइलें बनी थी वो थी, उनको ऐड किया गया था। तो कोर के अंदर फाइलें कौन सी थी, app.php और functions.php। तो आप देख रहे हैं ये दोनों फाइलें init.php में पहुंच गई और init.php पहुंच गया index.php में। तो इस तरीके से इंडेक्स में अब आपके पास ऐप और app.php और functions.php दोनों पहुंच गई हैं, तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर app.php पहुंच गई है init.php के थ्रू, तब आप app.php के अंदर जो लिखा है उसे यूज कर सकते हैं। अब वो क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर ऐप क्लास बनी हुई है, और यानी कि अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से आपका index.php चल रही है। ठीक, अब आप देखिए कोड कितने अच्छे से मैनेज हो रहा है। आपको index.php को अब लाइफ में, क्योंकि इसमें जो कुछ भी आ रहा है वो init.php से, आप ये फाइल init.php के अलावा किसी और फाइल को नहीं जानती है। ठीक है, अब init.php के अंदर अलग अलग फाइल मेंटेन हो रही हैं जो ऐड हो रही हैं, यानी आप जो भी फाइल लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को जितना भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपको बस init.php में लगाना है, यानी एक जगह चेंज करना है। index.php में वो चेंज अपने आप रिफ्लेक्ट हुआ जा रहा है। प्लस यहाँ पे भी आपने कोड ना लिख के केवल फाइल्स को ऐड किया है, यानी हर काम के लिए आपने एक अलग फाइल बनाई है। तो जब भी आपको किसी एक चीज में चेंज करना है तो आपको केवल एक फाइल को टच करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कई सा बहुत बड़ा सा कोड लिखते तो होता ये कि आपको उस कोड में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते। तो एक सॉलिड प्रिंसिपल्स होते हैं डिजाइन करने के, उसमें कोड का लिखने का ये तरीका होता है कि आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोड लिखते हैं, यानी कि किसी भी फाइल को चेंज करने का बस आपके पास एक रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास दो रीजन है किसी फाइल को चेंज करने के, तब आपका कोड सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, आपको उस फाइल को ब्रेक करना है। तो इसलिए आपको इस फाइल को चेंज करने का केवल एक रीजन मिलेगा कि इनमें से किसी भी फाइल में चेंज हुआ है, तब आपको इस फाइल को चेंज करना है, वरना इसको नहीं चेंज करना है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया है यहाँ तक का? किसी को नहीं समझ में आया तो अभी आप पूछ लीजिए। सबको समझ में आ गया इतना? सर एक बार फिर से यस सर नो? रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको जब MVC के थ्रू बनाना है तो आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से मेंटेन होगा। जो आपकी डिफॉल्ट फोल्डर है जहां से आपका जैम सर्वर चल रहा है, वहां पर आप अपनी वेबसाइट के नाम का एक फोल्डर बनाइए। जैसे मैंने मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट का नाम था एकेडमिक ट्रेनिंग वर्कशॉप ATW, तो मैंने वहां पर अपनी वेबसाइट के लिए ATW बनाया। ठीक है, उसके अंदर आपको दो फोल्डर बनाने हैं, एक ऐप और एक पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है एसेट्स, और ऐप के अंदर आपको 4 फोल्डर बनाने हैं, कंट्रोलर्स, कोर, मॉडल, व्यूज। ठीक है, ये 4 फोल्डर बनाने के बाद आपको जो आपका ये वेबसाइट है, ये पूरे तरीके से इसके इंडेक्सेस ओपन थे, हमने देखा था इस पर क्लिक करके कि पूरा हमारा कोड खुल जा रहा था। तो वो कोड पे एक्सेस बंद हो जाए यूजर का, उसके लिए हमने क्या किया है कि अपने ऐप फोल्डर के अंदर .htxs नाम से एक फाइल बनाई, जिसके अंदर हमने कोड लिखा है ऑप्शंस स्पेस हाइफन इंडेक्सेस। इससे क्या हुआ कि उसने इंडेक्सेस को क्लोज कर दिया और वहां से एक्सेस हटा दिया। तब हमने फिर देखा कि वो हमारी फाइल जो है वो नहीं खुल रही है। अब हमारी वेबसाइट चल कैसे रही है? हमारी वेबसाइट चलेगी पब्लिक के अंदर index.php नाम की जो फाइल है उसके थ्रू, यानी ये पहली फाइल होगी जहां से हमारी वेबसाइट चलेगी। ठीक है, अब हो ये रहा है कि ये इसको चलाने का तरीका क्या है, इसमें आपको क्या कोड लिखा हमने। सबसे पहले हमने लिखा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ये PHP का इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, ये आपको इसका कोड लिखने की जरूरत नहीं है, PHP ने जिसने बनाई है उसने फंक्शन बनाया है। इसका मतलब है कि जिसने पहली बार जिसके पास ये वेबसाइट गई वो अब उसका सेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद दूसरी लाइन लिखी हुई है, यानी इस फाइल को index.php में आपको ऐड करना ही करना है। रिक्वायर और इंक्लूड का डिफरेंस हमने देखा था। रिक्वायर में अगर ये फाइल नहीं मिलती है तो आपका कोड फट जाएगा या कोड काम करना बंद कर देगा। तो init.php फाइल के अंदर क्या है, इसका पाथ हमने लिखा है, इसको रिलेटिव पाथ बोलते हैं। एब्सोल्यूट पाथ है इसकी, मैं इसको पूरा बताऊं कि होम स्लैश शुभम स्लैश दिस करके एग्जैक्ट लोकेशन पे है। आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बताने में दिक्कत है कि अगर ये किसी और की मशीन में जाएगी तो एग्जैक्ट लोकेशन बदल जाएगी। लेकिन रिलेटिव जो इसकी पाथ है, रिलेटिव पाथ मतलब इसका पाथ
ATW डायरेक्टरी के रिलेटिव है। तो जहाँ कहीं पे भी आप जिस भी मशीन पे ले जाके ATW को रख देंगे, ये वेबसाइट एज इट इज काम करती रहेगी। तो डॉट / का मतलब आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, तो ये पब्लिक अंदर लिखी हुई है index.php, तो एक डायरेक्टरी पीछे जाना मतलब कि ATW में पहुंचना। ATW के अंदर ये गया ऐप की डायरेक्टरी में, और ऐप की डायरेक्टरी के अंदर हमने एक फाइल लिखी है init.php। तो इसने उस init.php को अपने में ऐड कर लिया। अब init.php को क्यों ऐड किया गया? init.php बेसिकली इनिशियलाइजेशन के लिए है, कि जब आपकी वेबसाइट पहली बार इनिशियलाइज हो तो कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जो उस वेबसाइट में आ जानी चाहिए। मतलब कुछ चीजें हैं जो आपकी वेबसाइट पे मैंडेटरी होंगी और कुछ होंगी जो रिक्वायरमेंट होंगी, यानी कुछ स्पेसिफिक पर्पस सर्व करेंगी और कुछ होगा जो कॉमन पर्पस सर्व करेंगी। तो जो आपकी मैंडेटरी फाइल्स हैं, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स हैं, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट को शुरू करने के लिए जरूरी है, वो फाइल आप सारी की सारी init.php के थ्रू मैनेज करेंगे। तो आपने क्या किया कि सारी फाइलों को index.php में लिखने की जगह आपने जो भी फाइलें इनिशियलाइजेशन के लिए जरूरी हैं उनको आपने init.php के अंदर रिक्वायर के थ्रू ऐड कर दिया। तो कौन सी फाइलें जो इनिशियलाइजेशन के लिए जरूरी होंगी, आप उन सारी फाइलों को ऐप के अंदर बनी कोर डायरेक्टरी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, जो आपने ATW के अंदर ऐप फोल्डर बनाया था, उसके अंदर आपने जो कोर फोल्डर बनाया था उसके अंदर आप जो भी फाइल लिखेंगे, अभी जैसे इसमें 2 लिखी हुई हैं, तो आप इस कोर के अंदर जो भी फाइलें लिखेंगे, कोर इज बेसिकली सेंटर ना, जो मेन उसका आप कह सकते हैं मेन लाइफ जिस वेबसाइट की जहां पर है, जिनके बिना साइट चल ही नहीं सकती, तो वो कोर सिस्टम जो है उसके अंदर आप जो भी फाइल लिखेंगे वो आप init.php के अंदर लिखेंगे, यानी कि इनिशियलाइजेशन के लिए। और आपने इस init.php को index.php के अंदर रिक्वायर करके लगा दिया। इससे आपकी सारी फाइलें जो इनिशियलाइजेशन के लिए जरूरी है वो इंडेक्स में ऐड हो गई। अब अगली लाइन जो आपकी लिखी हुई है न्यू ऐप करके, ये आपको, आपने अगर PHP रिवाइज करी होगी तो आपको पता होगा कि ये किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। तो बेसिकली init.php के अंदर एक फाइल हमने ऐड करी थी app.php। app.php बेसिकली एक क्लास है जिसमें के अंदर एक क्लास लिखी हुई है ऐप नाम से, तो मैंने बस उस ऐप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये जो आपकी ऐप क्लास है ना, यहाँ से आपकी पूरी वेबसाइट पे कंट्रोल चलेगा। ठीक है, इंडेक्स से आपकी वेबसाइट शुरू हो गई और ऐप के थ्रू अब आपका पूरा कंट्रोल चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। init.php हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, index.php हो गया। अब हम चलते हैं app.php अंदर। ठीक है, मैं इतना कोड कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए, हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था ना PHP की क्लास। तो PHP क्लास में जब हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था तो उस कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब था? कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम उस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है और एक कंस्ट्रक्टर होता है जो हम खुद से लिखते हैं जिससे कि वेबसाइट बनती है, जिससे उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो मैंने इस ऐप क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसका नाम है, जो लिखने का तरीका तो यही है, अंडर स्कोर कंस्ट्रक्ट करके। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी है, इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इको कर देता हूँ $_get। ठीक है, बेसिकली $_ एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। जो कुछ भी आप URL में टाइप करेंगे ना, जो कुछ भी आप URL में टाइप करेंगे वो सारा कुछ जो है वो गेट के अंदर आएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप यहाँ पब्लिक पे थे, आप देखिए पब्लिक में जब हम लोग, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं इंस्पेक्ट चालू कर देता हूँ। पब्लिक के अंदर हमारी index.php थी। ठीक है,
अब यानी कि index.php को उसने पकड़ा और index.php के अंदर जाके न्यू ऐप करके उसने कंस्ट्रक्टर बनाया। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या था, मैंने इको किया $get करो, ठीक है। अब जब ये $get करने गया तो ये क्या है, बेसिकली एक एरे है, ठीक है। अब वो इस एरे को शो कर रहा है कि इस एरे के अंदर क्या है, ठीक है। तो उसने ये प्रिंट कर दिया कि भाई ये एक एरे है। अब हमको इस एरे के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करना रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये कैसे एक्सेस हो पाएगा। इसके लिए मैंने एक और फाइल लिखी है, देखिए मैंने पब्लिक के अंदर टीचर के अंदर अक्षय के अंदर 1 के अंदर स्लैश लिखा, ये सब कुछ यहाँ पे है। बेसिकली अब आप इस URL को समझिए, इसका मतलब क्या है। पब्लिक तक तो आपको समझ के आ गया कि पब्लिक के अंदर जाना है। अब जब पब्लिक के अंदर जाना है तो फिर उसके अंदर क्या, उसके अंदर है टीचर, तो टीचर के अंदर जाओ। टीचर के अंदर है अक्षय के अंदर जाओ। फिर उसके बाद है 1, तो 1 के पास जाओ। लेकिन अगर ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब कैसे होगा, तो उसको देखने के लिए करते हैं। पब्लिक के अंदर मैंने एक फाइल लिखी है .htaccess करके, ठीक है। मैं आपको ये फाइल डिलीट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब जब मैं कोई ऐसा URL एक्सेस करने की कोशिश करी जो हमारे पास है ही नहीं, यानी वो पब्लिक के अंदर गया, उसने पब्लिक के अंदर टीचर नाम का फोल्डर देखा, ठीक है। टीचर के फिर उसने ये ढूंढने की कोशिश करी, ये मिला नहीं, तो उसने 404 दे दिया। 404 आपकी एरर है कि पेज नॉट फाउंड, या जैसे आपका लिख के आ रहा है कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस एरर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम ये कोड लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको भी आप .htaccess नाम से सेव करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कोड क्या है। बेसिकली क्या है कि वो जो URL में लिख के आ रहा है उसको चेंज करने के लिए इसमें हुआ है कि रीराइट इंजन ऑन किया सबसे पहले हमने, फिर रीराइट की कंडीशन लगाई। क्या, अगर आपके पास फाइल है तब तो वो फाइल लेनी है, अगर D फॉर डायरेक्टरी, तो अगर वो फोल्डर है तो वो फोल्डर लेना है। और क्या करना है, अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखें जो मैंने हाईलाइट किया है, वो ये करना है कि ये इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये जो डॉलर और ये जो पावर के साइन के बीच में लिखा हुआ है, इसको इसके थ्रू मैंने मैनेज किया है कि स्टार्ट से लेके एंड तक index.php के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एक URL नाम से सेव करा दो, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इस फाइल को लिखने से पहले ये करता, ठीक है। कौन सी फाइल डिलीट हो गई भाई, एक मिनट, यहाँ की htaccess डिलीट हो गई। अगर हम यहाँ पे देखें और इसको ऐसे ना लिख के, अगर हम ऐसे लिखते हैं पब्लिक, आपने देखा होगा ना कभी कभी ऐसे अगर आप कोई साइट चलाएं और उस पर कुछ क्वेरी वगैरह करें तो ऐसे लिख के आता है, ठीक है, QA1 ऐसे करके लिख के आता है। तो देखिए अभी क्या है कि आपका गेट का URL प्रिंट कर रहा है, लेकिन आप नहीं चाहते कि ऐसा प्रिंट हो, और अगर मैं इसके आगे कुछ लिख दूं तो वो इसको मिल नहीं रहा है यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए मैंने टीचर लिख दिया या अक्षय लिख दिया, ठीक है। तो अभी ये इसको मिल नहीं रहा है और वो उसमें उसने एरे वाला प्रिंट कर दिया था। तो मैं क्या चाहता हूँ कि पब्लिक के आगे जो कुछ भी हो ना वो गेट, क्योंकि गेट एरे के अंदर मैं चाहता हूँ इसको कि मैं इसको इस तरीके से एक्सेस कर लूँ। ये एक पूरा का पूरा जो कुछ आगे लिखा हुआ है ये ऐसे URL के अंदर आ जाना चाहिए।
ये करना चाहते हैं। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, पब्लिक के अंदर एक फाइल लिखी है htaccess, जिसका कोड आपको ये दिख रहा है कि वो फाइल को चेक कर रहा है कि वो फाइल है या नहीं, वो डायरेक्टरी को चेक कर रहा है वो डायरेक्टरी है नहीं, सब कुछ यही पब्लिक के अंदर चेक कर रहा है। और index.php जो कि बेसिकली आपके यहाँ तक है, पब्लिक तक, ठीक है, पब्लिक तक जो है वो index.php है। पब्लिक के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको वो क्या कर रहा है कि एक URL नाम की की से एरे में सेव करा दे रहा है। अब PHP के आगे जो क्वेश्चन मार्क लगा है, जब भी URL में कुछ भी क्वेरी लग के जाती है तो वो सारे पैरामीटर गेट सुपर ग्लोबल जो वेरिएबल होता है उसके अंदर सेव होते हैं, ठीक है। गेट और पोस्ट पूरा HTTP प्रोटोकॉल से होता है, वो आप गूगल करके समझ सकते हैं, या फिर जब हम फॉर्म का डेटा इंसर्शन के बारे में पढ़ेंगे तब हम गेट और पोस्ट के बारे में और आएंगे। लेकिन आप अभी इतना समझ सकते हैं कि index.php कोई भी URL में जब क्वेश्चन मार्क लग के आगे जो पैरामीटर URL में लगे होते हैं वो सब के सब गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जाते हैं। तो मैंने इससे ये बोला है कि index.php के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है उस सबके सबको URL नाम की से गेट वेरिएबल के अंदर सेव करा दो, और इसको मैंने सेव करा दिया htaccess नाम से, ठीक है। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब ये एरर नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि हमने उसको बोल दिया कि अगर फाइल नहीं है तो छोड़ दो, डायरेक्टरी नहीं है तो छोड़ दो, और बाकी URL को एक बना दो, और मैंने गेट के अंदर URL को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोगों को इस URL के अंदर की चीजों को प्रिंट कराना है, ठीक है। इस URL के अंदर की चीजों को प्रिंट कराना मतलब कि अब इस URL के अंदर बेसिकली क्या लिखा होगा, इसके अंदर जो है वो टीचर भी होगा, अक्षय भी होगा, वन भी है। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैंने ये फंक्शन लिखा हुआ है split URL, इस लाइन को अभी आप भूल जाइए, ठीक है, इसको भी भूल जाइए, और इसकी जगह देखिए इसके लिए मैंने यानी आगे के पब्लिक के आगे जो आपका पूरा URL है ना उसमें हर कंपोनेंट को हमको अलग अलग लेना है। तो उस कंपोनेंट को अलग अलग लेने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि उसको अंदर से फोड़ के देखेंगे कि क्या है, तो उसके में क्या कहाँ से उसको तोड़ना है। तो उसके लिए हमने डिलिमिटर लगाया, ठीक है। डिलिमिटर मतलब कि जहां जहां पे उसको ये वाला साइन मिलेगा ना वो वहां से URL को तोड़ेगा पब्लिक के आगे, ठीक है। तो यानी कि अब इसको जब यहाँ से ये मिलेगा पब्लिक के आगे टीचर अक्षय वन, ये पूरी स्ट्रिंग जो मिली है इसमें से वो क्या करेगा, ये जो स्लैश है स्लैश स्लैश से इसको अलग अलग तोड़ता हुआ जाएगा। स्ट्रिंग हम इसमें क्या डालेंगे, स्ट्रिंग हम इसमें डालेंगे $_get URL, ठीक है। ये फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, echo $this, ठीक है, इसी क्लास का फंक्शन है इसलिए $this split URL तो चला के कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ये तो URL ही आया होगा, इस URL के बाद हमें क्या करना है, शो वाला लाइन शो के अंदर क्या है ये देखते हैं। अभी ये क्या है कि हमने इसको एक्सप्लोर किया, अब ये पूरा ब्रेक तो हो गया लेकिन इसको हमको देखना है, विजुअलाइज करना है अच्छे से। तो अभी हम देख रहे थे केवल एरे लिख के आ रहा था, तो उसको देखने के लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिखा है।
फंक्शन कहाँ पे लिखा है, ये शो फंक्शन लिखा है मैंने functions डॉट php के अंदर, ठीक है। functions डॉट php के अंदर जो मैंने लिखा है, इसके थ्रू आपका ये चल रहा है, मैं इसको ऐसे भी चल जाना चाहिए वैसे, प्रिंट this split। हाँ देखिए, प्रिंट आर से जब हमने प्रिंट किया तो वो आपकी एरे जो है वो इको और प्रिंट का फंक्शनिंग का डिफरेंस था। ये आपकी एरे इस तरीके से प्रिंट होके आ रही है, यानी कि अब देखिए जो आपका पहले पूरा एक स्ट्रिंग था वो एक्सप्लोड होने के बाद अब 3 एलिमेंट में बढ़ गया है। पहला 0th पोजीशन पे टीचर है, 1th पोजीशन पे अक्षय है, एंड 2nd पोजीशन पे 1 लिखा हुआ है, और इसमें 1 के आगे मैंने एक स्लैश लगाया तो इसने वो भी ले लिया है, ठीक है। आइडियली जो इसको नहीं लेना चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे बहुत सारा ये लिख दूं तो देखिए इसने आगे का ये भी ले लिया, तो वो उसको नहीं लेना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि ये आगे अगर बेकार के स्लैश लिखे हुए हैं उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम किया, जो हमारी स्ट्रिंग थी यूआरएल के अंदर उसको हमने ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब जब ट्रिम कर देंगे तो वो बेकार के जो स्लैश हैं उनको हटा देगा। सेव नहीं किया क्या? ठीक है, देख लेंगे इसे, कुछ सिंटेक्स का कुछ एक तो ब्रैकेट का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब आपका यहाँ तक का हो गया, अब मैंने क्या किया है कि एक कॉमन फंक्शन लिखा है आपको बताने के लिए कि फंक्शन की फंक्शंस अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो अक्रॉस वेबसाइट यूज करनी है तब आप उसके लिए क्या करेंगे। आपको कुछ ऐसे फंक्शन लिखने हैं जो आपको पूरी वेबसाइट में यूज करने हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी ये एरे आपका ये हमने हटा दिया था पूरा, बताना पड़ेगा कि वो ट्रिम करना कैसे है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिम, देखिए अभी हट गया, अभी आगे के स्लैश हैं तो वो स्लैश जो है अब आगे नहीं आ रहा है, केवल 0 1 2 आ रहा है, बाकी के उसने हटा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेकार की चीजें हटाने का यूआरएल से। अब क्या बात है कि अभी देखिए ये आपका इस तरीके से प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं मान लीजिए कि ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिंट होकर आए, तो आपने क्या किया कि ये कोड आपने मान लीजिए कि जो भी इसने रिटर्न किया वो डॉलर डेटा इज इक्वल टू डॉलर दिस डॉट स्प्लिट यूआरएल, क्या हटा देते हैं। आप क्या चाहते हैं कि एकदम अच्छा सा प्रिंट होके आए, जैसा इको विको लग के एकदम पहले प्री टैग लगे एंड देन फिर वो डेटा प्रिंट हो, आप इस तरीके से चाहते हैं, ठीक है। देखिए अभी इस तरीके से प्रिंट होके आ रहा है, लेकिन अब अगर मान लीजिए कि ये तो नॉर्मल चीज है कि आपको प्रिंट करना है कुछ भी चीज या दिखानी है, तो हो सकता है कि आपको ये चीज आपको प्रिंट कराने का कई बार यूज करना पड़े। तो जो आपको काम कई बार यूज करने पड़ेंगे या पूरी वेबसाइट में अक्रॉस वेबसाइट आपको सब जगह बार बार यूज करने पड़ सकते हैं, उन चीजों को आप कॉमन फंक्शन को एक अलग फाइल में लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, कोर डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनाई है functions.php, और उस functions.php के अंदर मैंने क्या किया है, ये फंक्शन लिख दिया है फंक्शन शो, जो एक पैरामीटर ले रहा है डेटा और इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। और इस functions.php को मैंने लिख दिया था init.php के अंदर ऐड कर दिया था, ठीक है। तब ये आपकी पूरी वेबसाइट में अवेलेबल हो गई।
क्योंकि यहाँ से वो इंडेक्स में पहुंच गई और इंडेक्स के थ्रू पूरी वेबसाइट में अवेलेबल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, प्रिंट कराने के लिए जो मेरा फंक्शन है उसमें ये वैल्यू पास कर दूँ $data, ये यहाँ से चला जाएगा और इसको रन कराएंगे। देखिए अब ये अभी भी वैसा ही प्रिंट होके आ रहा है। अभी अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं और यहाँ पे इसकी जगह लिखूं प्रिंट आर, देखिए मैं दोनों लाइन आपको करके दिखा देता हूँ, $data, ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। ये देखिए पहली लाइन आ रही है कि जब आपने वो अच्छे तरीके से प्रिंट नहीं किया, और दूसरी लाइन आ रही है जब आपको एकदम अच्छे तरीके से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब आगे के स्लैश भी आपके ट्रिम से हट गए और आपने ये पब्लिक के इंडेक्स के आगे का यूआरएल था उसके अलग अलग कंपोनेंट लेने के लिए एक्सप्लोर किया। देखिए ये मेरा आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि आपको ऐसे यूआरएल प्रिंट करा के देखना है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको यूआरएल के साथ डील कैसे करना है। यूआरएल राउटिंग बोलते हैं इसे, कि आपके यूआरएल से आपको कहाँ पे डायरेक्ट करना है अपनी वेबसाइट को। आप देखते हैं ना, मतलब किसी वेबसाइट पे होता है, आप कुछ क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वहां फिर ऊपर यूआरएल चेंज हो जाता है, फिर किसी और पेज पे पहुंचते हैं तो यूआरएल चेंज हो जाता है। तो बेसिकली इसको यूआरएल राउटिंग बोलते हैं कि आपका जब ऊपर से यूआरएल टाइप होगा तो आपको उससे कहाँ जाना है। तो सबसे पहले आपको अपने यूआरएल को हैंडल करना पड़ेगा, तो उस यूआरएल में से अलग अलग कंपोनेंट निकालिए। ठीक है, फिर मेरा आपको ये बताने के लिए कि उसको कैसे करना है, तो मैंने आपको एक्सप्लोड बताया। ठीक है, यूआरएल को अंदर लेने के लिए आपको $get करना है, फिर वो यूआरएल की के अंदर कैसे आया उसके लिए हमने htaccess फाइल लिखी। ठीक है, अगर बेकार के स्लैश वगैरह लगे हैं तो उसके लिए हमने जो है वो ट्रिम किया। ठीक, ट्रिम करने के बाद फिर क्या है, अब ये शो इसको हमने प्रिंट करा के देख लिया, लेकिन प्रिंट कराने का बेसिकली मकसद, प्रिंट कराने का आपको बताना ये था कि अगर आपको कोई कॉमन चीज़ लिखनी है, कोई कॉमन फंक्शन लिखना है, तो आप ऐसा करिए कि उसको एक कोर फाइल के अंदर functions.php करके फाइल है उसके अंदर लिखिए। ठीक है, आप जब अपनी वेबसाइट डेवलप करेंगे तब आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको लगेगा कि ये तो कॉमन है, तब फिर आपको उससे रिलेटेड काम करने के लिए जो फंक्शन लिखना हो कॉमन वाला, वो आप functions.php के अंदर लिखेंगे। और जो थंब रूल है कि कोर के अंदर, जो कोर डायरेक्टरी के अंदर आप जो कुछ भी फाइल बनाएंगे आप उसको init.php के अंदर ऐड करेंगे, तो वो हमने init.php के अंदर रिक्वायर में ऐड कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ तक हो गया। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताइए मेरे को। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यस नो? आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं अगर आपको बोलना पसंद नहीं तो। यस सर। सर अभी Yes, sir. एक्चुअली सर अगर सिंटैक्स लर्न प्रैक्टिस नहीं कर, हुआ, लेकिन चीजें यूज किस लिए हो रही हैं वो आ गया समझ में। हाँ हाँ, एक्चुअली प्रैक्टिस के सिंटेक्स बाद ही आपको पता चला। याद नहीं होगा, हाँ वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, आप में से गिटहब पे जिनका भी अकाउंट नहीं हुआ आप गिटहब पे बना लीजिएगा। मैं अपनी गिटहब पे रिपोजिटरी में इसको पुश कर दूंगा कोड को। गिटहब एक आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट में चेंज होता जाता है आप उसको धीरे धीरे ऐड करते जा सकते हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ पर डाल दूंगा और अपनी गिट रिपोजिटरी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से कोड देख के समझ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये तो हो गया। अब आपको अगर याद हो जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी MVC, ठीक है, MVC का मतलब था मॉडल व्यू कंट्रोलर, और हम उसमें ये देख रहे थे कि जो क्लाइंट होता है वो कंट्रोलर के थ्रू वेबसाइट पे आता है, और कंट्रोलर के थ्रू आने के बाद फिर वो अंदर डेटा के साथ, मॉडल के साथ और व्यू के साथ इंटरेक्ट करता है, और व्यू क्लाइंट को जाके शो होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी हर वेबसाइट का एक होम पेज होता है। ठीक है, अब हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, अब हम अपनी वेबसाइट को एक होम पेज देने की कोशिश करेंगे। ठीक, चाहे कुछ भी URL टाइप हो, ठीक है, हमारी वेबसाइट का एक होम पेज हो, अगर हमारे पास वो URL से रिलेटेड चीज है तो वो दिखे, नहीं तो हमारा होम पेज दिखे। ठीक है,
देखिए मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब इसके अंदर का आप कोड में देखिए, मैं आपको कोड एक एक करके समझाता जाऊंगा। इसको कमेंट ही कर देता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट बनाएगा। मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर जो है वो लिख दिए हैं। इन 3 पैरामीटर का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर अगर आप जाएं तो इसका मतलब है कि सबसे पहले टर्म का मतलब है कि इस क्लास पे जाओ, ठीक है। जो हमने अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने एग्जांपल बनाया है उसके हिसाब से है कि आपको सबसे पहले जो पब्लिक के बाद लिखा है वो एक क्लास का नाम है। उसके बाद जो लिखा है वो उस क्लास के अंदर एक मेथड है, यानी एक फंक्शन लिखा हुआ है। और उसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ पैरामीटर है। फंक्शन को पैरामीटर पास करने होते हैं ना, तो सबसे पहला जो टर्म है, जब आपने इसको एक्सप्लोड किया, जैसे आपको एक्सप्लोड करके 0 1 2 दिख रहा है ना, तो जो सबसे पहले है 0 पे वो आपकी एक क्लास का नाम है, जो 1 पे लिखा है वो आपका एक फंक्शन का नाम है, और जो आगे लिखा हुआ है वो सब कुछ पैरामीटर है, ठीक है। ये लाइन का ये अजम्पशन लेने के बाद अब मैंने क्या बनाया है, मैंने 3 वेरिएबल बनाए। सबसे पहला एक लिखा कंट्रोलर और उसमें मैंने लिखा होम, यानी कि मेरे पास एक इस नाम की क्लास होनी चाहिए, ठीक है। फिर उस कंट्रोलर के अभी मैंने इसको नाम दिया है कंट्रोलर। मैंने आपको कंट्रोलर क्या है अभी हम देख लेंगे, ठीक है। कंट्रोलर बेसिकली क्या था कि एक पॉइंट जहां पर क्लाइंट पहुंच सकता है। तो हमारे इस यूआरएल में क्या था कि सबसे पहले इस क्लास में जाए, इस क्लास के इस मेथड में जाए, और इस मेथड में फिर इस मेथड को एग्जीक्यूट करे इन सारे पैरामीटर को यूज करके, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे मैंने 3 मेथड बनाए, कंट्रोलर कह लीजिए या क्लास कह लीजिए। उसको मैंने होम से इनिशियलाइज किया। होम से इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि जब मेरे पास अगर कुछ नहीं भी हो ना, तब भी मेरा होम चल जाना चाहिए। अगर मान लीजिए उसने कुछ ऐसा यूआरएल टाइप किया जो हमारे पास है ही नहीं, तो मेरी वेबसाइट का कोड ऐसे नहीं कि वेबसाइट क्रैश हो जाए या 404 दे दे, होम पेज खुल जाए। फिर मैंने होम के अंदर उसको कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए मैंने बनाया इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स के अंदर उसे क्या एग्जीक्यूट करने हैं, तो बाकी आगे सब कुछ जो है वो पैरामीटर है। तो अगर आप देखेंगे तो इस यूआरएल में सब कुछ जो था वो एक एरे थी, ठीक है। ये एक एरे है ना, तो पहला एलिमेंट तो हमने कंट्रोलर के लिए ले लिया, दूसरा उसके अंदर मेथड के लिए ले लिया यानी क्लास हो गया, ठीक है। फिर उसके अंदर का मेथड हो गया या फंक्शन हो गया, और बाकी सब कुछ पैरामीटर है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं, कि मैं यहाँ लिख दूंगा मैंने कोड चेंज कर दिया है तो एरर दे देगा। अभी मैंने कुछ यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है ना, एक मिनट में आपको शो डॉलर दिस स्प्लिट। देखिए आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ एक एरे के फॉर्म में है। अब है तो ये पूरी एरे, ठीक है। आपने शुरू के 2 एलिमेंट ले लिए अगर, तो बाकी जो एरे बची वो सब कुछ पैरामीटर में जानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि पैरामीटर को इनिशियलाइज किया एक ब्लैंक एरे से। मैंने डबल ब्रैकेट लगा दिया, दैट मीन्स कि पैरामीटर इज ब्लैंक एरे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे ये, मैं बताने जा रहा हूँ आपको हम क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं कि कैसे किया है हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने इस यूआरएल को ब्रेक करेंगे, ठीक है। इस यूआरएल को ब्रेक करने के बाद हमें पता है कि पहला एलिमेंट हमारा क्लास है, दूसरा एलिमेंट हमारा फंक्शन है, और बाकी सब कुछ आगे पैरामीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या इस क्लास के लिए कोई फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो जो कंट्रोलर हमने होम से इनिशियलाइज किया, जो बाय डिफॉल्ट होम रहने वाला था, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हम उसको होम से चेंज करके ये वाला कर देंगे, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं किया तो वो होम बना रहेगा। फिर यहाँ तक हमको अगर मिल गया तो फिर हम उसके आगे देखेंगे कि जब हमको ये फाइल मिल गई तो हम उसके आगे देखेंगे कि क्या उस फाइल के अंदर ये मेथड एग्जिस्ट करता है।
अगर हाँ करता है तब तो ठीक है, नहीं करता है तो हम बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मेथड चलाने की कोशिश करेंगे। और फिर बाकी आगे जो भी हमारे ये हैं, इन सबको पैराम वाला जो हमने वेरिएबल बनाया ब्लैंक कैरी, उसमें डाल के और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे। जो हमारा यहाँ इस क्लास के अंदर ये वाला जो फंक्शन मिला, उसको हम इन पैरामीटर्स के साथ एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग कोड जाएंगे तो आपको फिर से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए, हमने ये 3 वेरिएबल बना लिए, कंट्रोलर, मेथड और पैराम। ठीक है, और इसको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज किया, होम, इंडेक्स और ब्लैंक एरे। ठीक है, पैरामीटर यानी अभी हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं है बाय डिफॉल्ट। और अगर हमें डिफॉल्ट केस में क्या चलाना है, हमें चलाना है होम क्लास के अंदर एक इंडेक्स मेथड। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा यूआरएल था उसको ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, स्प्लिट यूआरएल फंक्शन को कॉल किया। अब इसको हटा देते हैं, ये हो गया, ये लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या किया आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्सप्लोड करने के लिए उसने क्या किया कि स्लैश से एक्सप्लोड करना है, और एक्सप्लोड करने के आगे उसको इस स्ट्रिंग को एक्सप्लोड करना है। अब इसमें इस स्ट्रिंग को एक्सप्लोड करने का मतलब है, यहाँ जो $URL आ रहा है इसको हम ठीक है, तो उसने उसको ट्रिम किया है। और ट्रिम करने के बाद ये मैंने एक फंक्शन लिखा है फिल्टर वेयर करके। ठीक है, इसमें फिल्टर सैनिटाइज यूआरएल करके, आप इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहेंगे तो आपको गूगल करने पे मिल जाएगा, जो पीएचपी का डॉक्यूमेंटेशन है। बेसिकली ये क्या होता है, कई बार हैकिंग वगैरह करने के लिए यूआरएल में कुछ ऐसी चीजें लगा के भेजी जाती हैं जिससे कि आपका कोड उनके कंट्रोल में आ जाए। तो उन चीजों को यूआरएल से हटाने के लिए ये फिल्टर वेयर करके फंक्शन लगाया हुआ है बेसिकली। लेकिन है ये अंदर से ये ट्रिम वाली चीज ही, जो ट्रिम होने के बाद बचा उसको इसने फिल्टर कर दिया और फिर एक्सप्लोड कर दिया है। ठीक है, अब स्प्लिट यूआरएल करने के बाद अब हम इसके आगे देखते हैं, ये वाली लाइन, इतना कोड देखते हैं। जब आपका यूआरएल ब्रेक होके यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे ब्रेक होके कितना आ गया, ये एक एरे आ गई उसके पास इतनी। ठीक है, ब्रेक होने के बाद जब इतनी एरे आ गई, तब उसने चेक किया इस कोड को। देखिए अब आप, इफ के अंदर उसने चेक किया फाइल एग्जिस्ट, क्या फाइल एग्जिस्ट करती है, कहाँ पर, .ऐप कंट्रोलर्स। अब आप क्या करेंगे, आप जितने भी कंट्रोलर बनाएंगे सब आप ऐप डायरेक्टरी के अंदर, यानी ऐप फोल्डर के अंदर जो आपने कंट्रोलर फोल्डर बनाया है वहां पर बनाएंगे। ठीक है, आप जितने भी फोल्डर बनाएंगे वो आप सारे के सारे ऐप जो आपका फोल्डर था उसके अंदर जो आपने कंट्रोलर्स के लिए फोल्डर बनाया था आप वहां बनाएंगे। तो वो चेक करेगा कि सबसे पहले ऐप कंट्रोलर तक पहुंच गया, यहाँ से इतनी लाइन से तो वो कंट्रोलर तक पहुंच जाएगा। अब उसको फाइल का नाम चेक करना है, तो फाइल का नाम कहाँ मिलेगा, फाइल का नाम मिलेगा यूआरएल के 0th इंडेक्स पे। ये एरे थी ना, ये एरे थी, एरे की 0th इंडेक्स पे अगर आप देखें, ये देखिए 0th इंडेक्स वाला हमारे लिए फाइल का नाम है। तो उसने क्या किया, 0th इंडेक्स के लिए को निकाला। तो हमने क्या किया, फाइल के नाम में, ठीक है, फाइल के नाम में हमने ऐड किया, मतलब अपेंड किया है, आपने कॉन्केटिनेशन जोड़ा होगा उस स्ट्रिंग में, आगे हमने जोड़ा है। तो कंट्रोलर में इतने स्ट्रिंग के अंदर आगे हमने डॉट करके, पीएचपी में दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए डॉट साइन का यूज होता है, और यूआरएल के 0th इंडेक्स को ले लिया, उस एरे के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू थी। str टू लोअर यानी स्ट्रिंग टू लोअर मैंने इसलिए यूज किया कि कई बार लोग ऐसा करते हैं कि यूआरएल में कैपिटल लिख देते हैं, तो या कुछ मिक्स करके लिख देते, तो मैंने कहा कि वो जो कुछ भी लिखे उसको सबको स्मॉल में करके लो तुम, क्योंकि हमने अपने फाइल के नाम स्मॉल में दिए हैं। तो मैंने इसको स्ट्रिंग टू लोअर करके जो 0th इंडेक्स पे था वो लिया और आगे .php करके कर दिया। ठीक है, मैं आपको ये प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि कैसे होता है, ये क्या स्ट्रिंग बन रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। इको ये देखिए,
ये बन गया आपका रिलेटिव पाथ, ठीक है। अभी कहाँ का, teacher.php का, समझ में आ रहा है ना ये सबको। अभी क्या है कि अगर वो फाइल एग्जिस्ट चलेगा तो वो क्या करेगा, ऐप डायरेक्टरी के ऐप फोल्डर के अंदर जाएगा, उसके अंदर कंट्रोलर के अंदर जाएगा, कंट्रोलर के अंदर teacher.php नाम की फाइल ढूंढेगा। समझ में आया ना सबको ये? यस नो? यस सर। यस सर। तो जब यहाँ पे पहुंच गया तो ये जो आपकी स्ट्रिंग बन रही है, इस स्ट्रिंग को वो अब क्या करेगा, ये हो गया उसके लिए एक फाइल का पाथ, और उसने फाइल एग्जिस्ट फंक्शन में हमने पास किया, यानी अब वो इस पाथ पे जाके चेक करेगा कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, आप देखिए कंट्रोलर के अंदर दो फोल्डर बने, एक अबाउट बना है, एक होम बना है, ठीक है। अब teacher.php तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इफ के अंदर का कोड तो चलेगा नहीं, और इफ के अंदर का कोड नहीं चलेगा तो ये सीधे पहुंच जाएगा लाइन नंबर 18 पे। तो अभी कंट्रोलर के अंदर क्या पड़ा हुआ था, होम पड़ा हुआ था, और ये तो चेंज हुआ नहीं क्योंकि teacher.php मिली नहीं थी, तो अंदर का कोड चला नहीं। जब अंदर का कोड नहीं चला तो यहाँ पे होगा $home.php, ठीक है। जैसे ये वाली जो लाइन है, मैं आपको इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। को ये देखिए home.php आ रहा है, इसमें और इस लाइन में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टू लोअर URL 0 लगाया था, जबकि यहाँ पे हमने फाइल कंकेटिनेट करने के लिए फाइल का नाम this.controller लगाया है। हमने इसको डिफॉल्ट सेट कर रखा था होम नाम से, ठीक है। और होम नाम से बनाने के बाद हमने क्या किया कि अगर हमको URL में लिखा हुआ फाइल नहीं है हमारे पास, तो हमने इसको डिफॉल्ट जो वैल्यू थी वही रही, वो चेंज नहीं हुई, और वो चेंज नहीं हुई इस वजह से यहाँ पे home.php का पाथ बना हुआ है। और फिर हमने क्या किया, उस home.php को रिक्वायर कर दिया, यानी कि यहाँ पे लगाने की कोशिश करी। अब अगर आपका वो कंट्रोलर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, यानी home.php एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तो आपकी वेबसाइट क्रैश करेगी या एरर देगी, क्योंकि रिक्वायर में जब आप कोई फाइल लगाते हैं और वो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तब आपका कोड जो है वो एरर देगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ कंट्रोलर। अब आप अपनी वेबसाइट के टर्म में सोचिए, जो आपको असाइनमेंट बनाना है, आपका एक होम पेज है, ठीक है, जिसमें आपके दो आइकन हैं, टीचर एंड स्टूडेंट करके, ठीक है। आप लॉगिन करके एक पेज पे पहुंचना चाहते तो आपके पास दो पेज हैं, एक टीचर का, एक स्टूडेंट का, ठीक है। तो एक तो आपका होम पेज हो गया, एक आप पेज बनाना चाहते हैं स्टूडेंट का, तो एक कंट्रोलर हो गया स्टूडेंट के लिए, और एक पेज बनाना चाहते हैं आप टीचर का, तो एक कंट्रोलर हो गया टीचर के लिए, ठीक है। अभी हम इसमें आएंगे कि कैसे बना सकते हैं वो। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे home.php थी, लेकिन आप देखें मेरे पास पब्लिक अबाउट करके भी एक फाइल है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इको कर रहे हैं तो ये चेंज होके about.php आ रहा है। अब ये कैसे चेंज हो गया, चेंज ऐसे हो गया कि जब यहाँ पे अबाउट आया, ठीक है, URL 0 में उसे अबाउट मिला, तो ये जो फाइल का पाथ बना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंट्रोलर के अंदर about.php फाइल है, वो उसने जब चेक करने गया कि क्या ऐप के कंट्रोलर डायरेक्टरी के अंदर about.php है, हाँ हाँ है, जब ये फाइल एग्जिस्ट करती है कंडीशन ट्रू, तो उसने क्या किया, कंट्रोलर के अंदर यही जो URL 0 में पड़ा हुआ था उसको डाल दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि आपका जो डिफॉल्ट वैल्यू थी होम, वो चेंज होके अब अबाउट हो गई है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे रिक्वायर करके लगाएंगे तो about.php की फाइल आके ऐड होगी, ना कि home.php ऐड होगी, ठीक है। अभी ये अनसेट वाला क्या है, अभी हम लोग इसको देखते हैं, अभी नीचे आएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कंट्रोलर ढूंढना सबको समझ में आया ना यहाँ तक? सर ये about.php कैसे आ गया, एक बार बता दीजिए फिर से। हाँ मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपको यहाँ तक का लाइन नंबर 11 तक समझ में आया था ना, कि हमने URL को ब्रेक किया, हाँ या ना? यस सर समझ में आया था। हाँ, तो URL क्या था, URL एक एरे था, ठीक है। URL जो हमारा था वो हमारा एक एरे था,
एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एक एरे था, पब्लिक के आगे जो कुछ लिखा वो एक एरे में ब्रेक हो गया था, टीचर अक्षय 1 करके, ठीक है। अब क्या है, अब हमने देखा कि इस यूआरएल में जो 0th इंडेक्स पे लिखा है वो हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर यानी कि जिससे क्लाइंट जो है वेबसाइट में कहीं पे पहुंचेगा, ठीक है। तो अब हमको उस फाइल को चेक करना है कि अब हमें उस कंट्रोलर पे पहुंचना है बेसिकली, ठीक है। उस कंट्रोलर को कंट्रोल देना है हमको वेबसाइट का। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो उसने कंट्रोलर लिखा यूआरएल में, आपको उस कंट्रोलर को अपनी वेबसाइट का कंट्रोल देना है। अब जब आपको उस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट का कंट्रोल उस कंट्रोलर को देना है, तो सबसे पहले आप ये तो चेक करेंगे ना कि जो कंट्रोलर यूआरएल में आया है वो कंट्रोलर एक्चुअल में हमारी वेबसाइट में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने टीचर स्टूडेंट के लिए आपने प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे कोई किसी गेम के लिए, ठीक है, या क्रिकेट के लिए टाइप कर देता है, तो आपने अपनी वेबसाइट में तो बनाया नहीं होगा। तब फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, तो आपकी वेबसाइट एरर दे देगी कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, 404 पेज नॉट फाउंड, ठीक है, आपकी वेबसाइट ये एरर दे देगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए सबसे पहले आप कंट्रोलर ढूंढते हैं कि क्या हमारे पास वो कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है। तो कंट्रोलर आपका यूआरएल की 0th इंडेक्स पे था, तो सबसे पहले तो आपने कंट्रोलर की डायरेक्टरी का पाथ दिया, यानी कि कंट्रोलर की फाइल जहाँ पे एग्जिस्ट करती है वहां तक का पाथ बनाया। वहां तक का पाथ कैसे बनाया, आपने अपनी वेबसाइट का जब कोड लिखा तब आपने उसमें ये स्ट्रक्चर बनाया था कि मेरे जितने भी कंट्रोलर होंगे वो ऐप के अंदर बने हुए कंट्रोलर फोल्डर के अंदर लिखे होंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि ऐप तक का कंट्रोलर तक का आपका पाथ फिक्स था, फिर आपने उसमें यूआरएल एरे के 0th इंडेक्स पे जो पड़ा था, यानी यूआरएल में जो कंट्रोलर का नाम आया आपने उसमें ऐड किया और आगे फाइल का एक्सटेंशन लगा दिया .php। तो आपका फाइल का पूरा पाथ बन गया। आपने इस पूरे पाथ को फाइल एग्जिस्ट फंक्शन के अंदर पास किया, ठीक है। फाइल एग्जिस्ट फंक्शन को आपने जब कॉल किया तो ये PHP का इनबिल्ट फंक्शन है जो ये चेक करता है कि ये जो आपने उसमें पास किया है उस पाथ पर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो वो चेक करने गया कि भैया यहाँ पे teacher.php इस ऐप के अंदर कंट्रोलर के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। उसने देखा यहाँ तो 2 ही फाइल है, home.php और about.php, teacher.php नहीं है। जब teacher.php उसको नहीं मिली तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो दिस कंट्रोलर के अंदर क्या रहा, जो हमने इनिशियलाइज किया था, यानी कि होम से हमने कंट्रोलर में हमने शुरू में ही होम डाल दिया था। तो जब उसके अंदर अभी होम ही रहा, teacher.php उसको नहीं मिली, तब उसने क्या किया कि रिक्वायर में, यहाँ पे देखिए उसने रिक्वायर में फाइल ऐड करने के लिए कंट्रोलर तक का पाथ दिया और कंट्रोलर के आगे फाइल कौन सी बताई, दिस डॉट कंट्रोलर, यानी कि कंट्रोलर के अंदर जो फाइल का नाम लिखा है वो वाला कंट्रोलर उसको एक्सेस करना है। तो जब उसको कंट्रोलर नहीं मिला, यानी कि जब उसको टीचर नहीं मिला, तब तो उसने बोला कि भैया देखो हमको तो नहीं मिला, ये जो कंट्रोलर इसने मांगा है तो हम डिफॉल्ट वाला चला दे रहे हैं। डिफॉल्ट वाला उसके पास होम था तो उसने home.php को ऐड किया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट, टीचर की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट, ठीक है। ये देखिए ये जो मैंने अबाउट लिखा है, अब जब हम इस अबाउट को, हाँ, जब हम आप इस अबाउट को प्रिंट करेंगे तब आप ये वाला पाथ देखिएगा, ये जो प्रिंट हो रहा है। देखिए अब क्या हो गया कि पहले टीचर जब हम प्रिंट कर रहे थे तो यहाँ पे home.php आ रहा था, लेकिन जब हमने अबाउट लिख दिया तो about.php आ गया। पहले teacher.php क्यों नहीं आया था, क्योंकि ऐप डायरेक्ट यहाँ पे जब वो कंट्रोलर ढूंढने गया कि क्या teacher.php नाम का कोई कंट्रोलर है तो उसको मिला नहीं था, तो हमारा डिफॉल्ट कंट्रोलर जो होम था वो चलता रहा। लेकिन जब हमने अबाउट पास किया तो about.php नाम का कंट्रोलर उसको कंट्रोलर के अंदर मिल गया
और जब उसको वो मिल गया तब उसने क्या किया, ये कंडीशन इफ के अंदर की ट्रू हो गई, ये जो इफ का ब्लॉक है ट्रू हो गया तो इफ के अंदर का कोड चला और उसने क्या किया कि ये जो कंट्रोलर वेरिएबल था जिसको हमने होम से इनिशियलाइज किया था वहां पे उसने वैल्यू रिप्लेस करके डाल दी जो यूआरएल के 0th इंडेक्स पे पड़ी थी, जो कि पड़ी थी अबाउट, तो वो अबाउट चला गया कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अभी आप लाइन नंबर 16 को छोड़ दीजिए, अभी नीचे आएगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे यूआरएल जो 0th इंडेक्स पे पड़ा था वो कंट्रोलर में चला गया, तब कंट्रोलर में क्या चला गया, अबाउट। तब हमने इको जब कराया तो आपको फाइल का पाथ क्या दिख रहा है, about.php। ठीक है, और आपने इसको रिक्वायर के थ्रू ऐड कर लिया अपनी फाइल में। आप समझ में आया सबको? ठीक है सर, अब भी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ तक पहुँच गए, अबाउट तक तो आप पहुँच गए, यानी कि आप कंट्रोलर तक पहुँच गए। अब आपको कंट्रोलर के अंदर अगला स्टेप क्या है, फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शन को चलाने के लिए आप क्या करेंगे, उस, अब ये क्या है बेसिकली, होम हो या आपका अबाउट हो। अब मैं आपको होम दिखाता हूँ जो हमारा बाय डिफॉल्ट था। ठीक है, होम डॉट पीएचपी जो आपका बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर था उसके अंदर हमने कोड क्या लिखा है, हमने लिखा है एक क्लास बनाइए होम नाम से। ठीक है, होम नाम से हमने एक क्लास बनाई है और उस क्लास के अंदर हमने एक मेथड लिखा है फंक्शन इंडेक्स। इंडेक्स हमने क्यों लिखा, क्योंकि आप अगर देखें तो मैंने एक मेथड जो बनाया था कि डिफॉल्ट मेथड कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इंडेक्स एग्जीक्यूट होगा। इसलिए मैंने होम के अंदर ये जो हमारा डिफॉल्ट कंट्रोलर था उसके अंदर मैंने मेथड बनाया है ये आपका होम। अभी आप इस लाइन को छोड़ दीजिए। अब अगर मैं यहाँ से इको करूं, ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, होम के अंदर का इंडेक्स चलना चाहिए। तो होम तो क्लास है, हमको इतना तो पता चल गया कि हमारे पे फाइल एग्जिस्ट करती है और यहाँ तक हमें पहुंचना है, क्योंकि रिक्वायर पे अगर एरर नहीं आई रिक्वायर की लाइन पे, यानी कि ये हमें कोई ना कोई कंट्रोलर तो मिल गया। अगर उसने गलत कंट्रोलर के लिए मांगा था तो हमने डिफॉल्ट वाला होम मिल गया, और अगर उसका सही था तो हमें वो सही वाला मिल गया। ठीक है, लाइन नंबर 20 के बाद जब आप लाइन नंबर 22 पर आते हैं, ठीक है, तब हमने सबसे पहले क्या किया कि इस कंट्रोलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर एक क्लास लिखी हुई थी होम, ठीक है, तो हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू करके बनाते हैं, हमने सेम तरीके से न्यू करके बनाया। अब क्लास का नाम किसमें लिखा हुआ था, कंट्रोलर के अंदर, जो हमने कंट्रोलर वेरिएबल बनाया था, ठीक है, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू होम डाली थी और जिसमें अगर फाइल कंट्रोलर मिल जाए तो उसको यूआरएल 0 से रिप्लेस किया था, उसी कंट्रोलर के नाम से हमने बनाया यहाँ पे उस कंट्रोलर की क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब कंट्रोलर की क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, अब हमारा अगला स्टेप आता है जहाँ पे किसी क्लास के अंदर का फंक्शन चलाने के लिए हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब हमको इसके अंदर का चलाना है फंक्शन। फंक्शन कहाँ पे मिलेगा, यूआरएल 1 में। 0 पे क्या था, 0 पे क्या था, 0 पे था हमारा कंट्रोलर का नाम, 1 पे था हमारा फंक्शन का नाम और बाकी आगे सब कुछ था पैरामीटर। ठीक है, अब आप देखिए लाइन नंबर 22 के बाद लाइन नंबर 24 से लेके लाइन नंबर 24 से लेके हम कोड देखेंगे लाइन नंबर 30 तक का। अब वो सबसे पहले चेक कर रहा है कि क्या यूआरएल 1 एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, यानी कि कंट्रोलर तो क्या हो गया। अब वो सबसे पहले चेक कर रहा है कि क्या अबाउट तक का ही यूआरएल था या इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, ये एरर इसलिए कि मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। ठीक है, अब वो ये चीज चेक कर रहा है सबसे पहले, तो इज सेट यूआरएल 1 का मतलब है कि वो आगे चेक कर रहा है कि यूआरएल 0 तो उसे पता था कि कंट्रोलर है। ठीक है, अब आगे चेक कर रहा है कि क्या उस कंट्रोलर के आगे कुछ चीज करने के लिए बोली भी गई है या नहीं, कोई फंक्शन कॉल करने के लिए बोला गया है या नहीं। तो सबसे पहले उसने चेक किया कि क्या यूआरएल 1 पे कोई वैल्यू पड़ी है। वो चेक करने के लिए उसने एक फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है वो कॉल किया इज सेट यूआरएल 1।
ठीक है। URL1 के अंदर जब उसको पता चल गया कि हाँ सेट है, ठीक है, यानी कि उसने ये चेक किया कि हाँ भैया है, इसके अंदर कोई फंक्शन लिखा है, तब फिर उसने चेक किया कि क्या ये जो URL1 उसके लिए मेथड था, उस क्लास के अंदर जिसका ऑब्जेक्ट उसने बनाया है, उस क्लास के अंदर का एक वो मेथड था। तो उसने चेक किया कि क्या ये मेथड एग्जिस्ट करता है। तो उसको एग्जिस्ट करने के लिए अगर आप देखें तो इस मेथड की डेफिनेशन ये होती है कि मेथड एग्जिस्ट में दो पैरामीटर जाते हैं, पहला उस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा उस फंक्शन का नाम, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो उसमें एक इंडेक्स करके मेथड था, तो URL1 के अंदर जो भी उसने लिखा वो उस फंक्शन को चेक करने के लिए गया कि क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है तब उसने क्या किया कि दिस डॉट मेथड में URL1 की वैल्यू डाल दी। यानी कि अगर अबाउट के आगे मान लीजिए अबाउट क्लास के अंदर ये अक्षय नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता, अगर ये अक्षय एग्जिस्ट करता अबाउट के अंदर, तब वो क्या करता, कोड की चेक करने जाता सबसे पहले कि क्या अबाउट के आगे कुछ लिखा हुआ है। अगर हाँ लिखा हुआ है तो अबाउट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर जाके यहाँ से चेक करता कि अबाउट क्लास के अंदर जाओ और चेक करो कि क्या अक्षय नाम का कोई मेथड है। अगर मेथड है, हाँ कंडीशन ट्रू हुई, तब वो इफ के ब्लॉक के अंदर जाता और जो आपने शुरू में जो मेथड बनाया था, जो आपने मेथड का वेरिएबल बनाया था, उसमें ये वैल्यू डाल देता, ठीक है, URL1 वाली, ठीक है। अब जब ये URL1 की वैल्यू उसने डाल दी, फिर ये अनसेट कर दिया यहाँ से। इतना समझ में आया सबको? जैसे ऊपर था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। ऊपर वो कंट्रोलर चेक कर रहा था URL0 से कि उसकी फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जब उसने उस कंट्रोलर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, तब वो उसके अंदर चेक कर रहा है कि क्या अगर क्लास के आगे उसने किसी मेथड को एग्जीक्यूट कराने के लिए लिखा है। अगर हाँ लिखा है, इस सेट के थ्रू उसने चेक किया कि क्या लिखा है उसने कुछ मेथड एग्जीक्यूट कराने के लिए। अगर हाँ लिखा है तो चेक तो करो कि उस क्लास के अंदर ये मेथड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, उस क्लास के अंदर ये मेथड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और अगर एग्जिस्ट करता है तो कंट्रोलर उसका ये था जो उसको एग्जीक्यूट कराना था, उस कंट्रोलर के अंदर जो उसको मेथड एग्जीक्यूट कराना है उसमें वैल्यू डाल दो जो URL में मेथड एग्जीक्यूट कराने की वैल्यू आई है। और अगर ये सब नहीं होते तो डिफॉल्ट वैल्यू पहले से उसमें इंडेक्स पड़ी है, यानी कि वो उस कंट्रोलर के अंदर जाके वो इंडेक्स नाम का मेथड चलाने की कोशिश करता। लेकिन क्योंकि उसने कोई एक मेथड लिखा है तो हमारा ये चेक करना बनता था कि उस क्लास के अंदर वो मेथड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो हमने वहां पे वैल्यू डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम देखते हैं अगली लाइन का कोड, दिस डॉट पैरम्स एंड गेम। अब आप देखिए हमने क्या किया कि ये जो हमारा ब्लैंक पैरामीटर वाला एरे था, ठीक है, हमने बोला था कि पहला तो वर्ड होगा पब्लिक के बाद वो कंट्रोलर होगा, उसके बाद उस कंट्रोलर के अंदर का मेथड होगा, और उसके बाद जो कुछ अगर होगा तो वो सब कुछ हमारा पैरामीटर में जाएगा और वो एक एरे होगी। तो हमने इनिशियलाइज तो ब्लैंक एरे से किया था। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी बाकी बची हुई URL के अंदर जो बाकी बचा हुआ है, 0 पे हमारा काम हो गया। 0 पे हमारा क्या काम हो गया कि 0 पे हमने कंट्रोलर हो गया हमारा। 1 पे हमारा क्या काम हो गया, 1 पे हमारा मेथड मिल गया। अब जो बाकी आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमें चाहिए और वो सब कुछ हमें पैरामीटर में डालना है। तो अब क्या होगा कि अगर आप डॉट ये लाइन नहीं लिखते, लाइन नंबर 30 जिसमें हमने 1 पे को अनसेट किया है और लाइन नंबर 16, ठीक है, अगर आप इसको नहीं लिखते तो होता ये। अब ये अनसेट क्या करते हैं, ये 0th पोजीशन पे जो कुछ लिखा है उसको हटा देता है, यानी 0th पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर दिया अनसेट ने। इस सेट चेक कर रहा था ना कि URL1 पे कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, ऐसे ही अनसेट क्या कर रहा है कि वहां से डिलीट कर रहा है। तो उसने URL0 को हटा दिया, URL की 0th इंडेक्स पे जो लिखा था एरे में वो हटा दिया। URL1 ने क्या किया, अनसेट ने
कि URL एरे के अंदर 1th इंडेक्स पे जो लिखा था उसको हटा दिया। अब जब 0 और 1 हट गए तो हमारे पास 2 3 4 बचे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गए। देखिए टीचर अक्षय 1 2 3 4 करके ये जो आपके पास एरे आ रही है, बस आपको इसके लिए करना है। तो इसके लिए करने के लिए हमने क्या किया, वहां से उनको अनसेट कर दिया था। तो अनसेट करने के बाद जब आप ये फंक्शन चलाएंगे एरे वैल्यूज, तो अब वो क्या करेगा, जो इंडेक्स अनसेट हो गई हैं उनको नहीं लेगा। फिर से तो इतना ही इसका मतलब है। ठीक है, जहाँ पे आपको 0 और 1 हटाना है, बाकी सब कुछ आपको पैरामीटर में डालना है। और पैरामीटर में डालने के बाद आप करेंगे ये कि आपको इसको एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको क्या करना है, ये PHP का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, कॉल यूजर फंक्शन एरे। एरे वाला हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमको दो चीज पास करनी है। पहला जो चीज हमको पास करनी है वो है कंट्रोलर का नाम। दूसरा हमको पास करना है उस कंट्रोलर के अंदर लिखा हुआ मेथड, जो हमारा दिस डॉट मेथड और दिस डॉट कंट्रोलर के अंदर सेव था। और बाकी जो हमको पास करना है वो है पैरामीटर। ठीक है, जब ये चलेगा तब देखिए क्या होगा। अभी टीचर अक्षय 1 2 3 4 इतना लिखा हुआ था। ठीक है, अभी ये हरे कृष्णा प्रिंट होके आ रहा है। तो सबसे पहले कंट्रोलर में कहाँ गया, टीचर। टीचर ना था, नहीं था, तो आपका कंट्रोलर क्या है, अभी होम है। ठीक है, अब आगे गया अक्षय पे। ठीक है, अब कंट्रोलर तो आपका होम है, होम के अंदर जाके उसने सबसे पहले चेक किया कि URL 1 पे कुछ सेट है, हाँ अक्षय सेट है, तो उसको यहाँ से ट्रू मिल गया। अंदर चेक करने गया, क्या होम के अंदर अक्षय नाम का कोई फंक्शन है? यहाँ तो नहीं। व्यू के अंदर मैंने क्या लिखा है, इंडेक्स, ये जो मेथड है ये जिस व्यू को दिखाने के लिए मेरे से कह रहा है, मेरे को वो वाला व्यू दिखाना है। व्यू बेसिकली आपका एक HTML टाइप का कंटेंट है। व्यू आपको कहाँ पे बनाने हैं, व्यू आपको बनाने हैं ऐप के अंदर बने व्यूज फोल्डर में। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 व्यू बनाए हैं, 3 फाइल से, home.php, about.php और 404.php। ये रही होम और ये रहा आपका 404। home.php के अंदर मैंने ये देखिए नॉर्मल HTML फाइल है। ठीक है, जिसमें मैंने एक लिखा है दिस इज होम पेज, और 404 लिखा है मैंने कि पेज नॉट फाउंड। ठीक है, home.php के अंदर जब वो गया तो उसने क्या किया, शो व्यू को कॉल किया, शो व्यू के अंदर गया। अब यहाँ पे भी देखिए सेम चेक कर रहा है वो, जो इसको व्यू का नाम कॉल किया गया था कि ये वाला व्यू शो करना है, उसने क्या किया कि इतने फाइल के पाथ में उस व्यू के नाम की फाइल को ऐड किया और चेक किया कि क्या व्यू के अंदर, इस व्यू वाली फोल्डर के अंदर
क्या ये वाले व्यू की फाइल एग्जिस्ट करती है? तो हाँ, होम की फाइल एग्जिस्ट करती है। तो उसने क्या किया कि इसको इंक्लूड कर लो, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो क्या करो, 4054 वाली एग्जीक्यूट करो। ठीक है, यानी कि ये पेज उसको नहीं मिला। तो मान लीजिए अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखिए दिस इज होम पेज आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये आपका आ रहा है इस व्यू से। तो आपको जो भी अपनी वेबसाइट में सामने दिखाना है वो आपको अपने कोड में कैसे मैनेज करना है, वो आपको व्यू में लिखना है। ठीक है, वो आपको व्यू में लिखना है। और उस व्यू को कैसे सेंड करना है? कंट्रोलर के थ्रू शो व्यू को आप इंक्लूड कर लीजिए। शो व्यू के थ्रू आप उस फाइल को इंक्लूड कर लीजिए कि हाँ ये वाली इंक्लूड करनी है। जो भी आपको इंक्लूड करना है वो आप पैरामीटर में भेज दीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ होम की जगह पर कुछ और लिख देता। ठीक है, यहाँ पे होम की जगह पर मैं लिख देता ऑफिस। ठीक है, अब ऑफिस नाम का व्यू मेरे को दिखाना है। एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, व्यू इस नाम का व्यू मैंने नहीं बनाया। तो पेज नॉट फाउंड का जो मैंने पेज बनाया था कि जब ये व्यू एग्जिस्ट ना करता हो तो क्या करो, 404 पेज नॉट फाउंड का व्यू दिखाओ, तो वो 404 वाला आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में कितने भी कंट्रोलर बना सकते हैं। देखिए आपका app.php था। ठीक है, आपने बाय डिफॉल्ट होम और इंडेक्स बनाया। अब आप अगर उसमें आप अबाउट लिखा आपने, ठीक है, अब देखिए एक तो ये आपका कंट्रोलर हो गया होम वाला। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसमें एक अबाउट भी कंट्रोलर बनाया है। देखिए इसके अंदर भी मैंने एक क्लास लिखी है अबाउट, उसके अंदर भी मैंने एक मेथड है, और उसके अंदर भी मैंने व्यू बनाया है अबाउट के लिए। और वो अबाउट के लिए क्या बनाया है मैंने, दिस इज अबाउट पेज। तो अगर आप देखें तो आप जब कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं उल्टा सीधा यूआरएल डाल रहे हैं तब तो आपका होम पेज चल रहा है। एक मिनट, ये अभी हार्ड कोडेड है कि आपको कौन सा व्यू दिखाना है, लेकिन आप इसको पैरामीटराइज भी कर सकते हैं ना, कि मतलब हम लोग जब आगे देखेंगे तब हम लोग आगे की क्लासेस में समझेंगे कि कैसे स्पेसिफिक व्यू ही दिखाएं किसी केस में। तो देखिए यहाँ पर जब हमारा ये था टीचर अक्षय करके था, ये ना कंट्रोलर हमारे पास है ना ये मेथड हमारे, ये कंट्रोलर ही नहीं है तो आगे का मेथड और पैरामीटर की तो बात ही खत्म हो गई। तो जब हमारे पास ये कंट्रोलर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम होम पेज दिखा रहे हैं। ठीक है, जब हमारा कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, केवल पब्लिक तक एक्सेस किया जा रहा है, तब भी हमारी वेबसाइट का होम पेज दिख रहा है। मतलब आप ये मान लीजिए कि ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, डोमेन नेम मान लीजिए आप एक तरीके से इसको, तो आपके डोमेन नेम ये है, और अगर इस डोमेन नेम के आगे कुछ भी ऐसा वैसा लिख दिया जाता है जो आपकी वेबसाइट के अंदर कंट्रोलर नहीं है, तो भी आपकी वेबसाइट आपका होम पेज ही दिखाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा लिखा जाता है जो कंट्रोलर आपके पास है, जैसे मैंने अबाउट लिख दिया, तो अबाउट का पेज चल रहा है, अबाउट के कंट्रोलर पे तो पहुंच गया। ठीक है, लेकिन अबाउट के कंट्रोलर में ये फंक्शन नहीं थे। तब क्या काम आया, तब काम आया हमारा ये डिफ़ॉल्ट वाला जो हमने यहाँ बनाया था app.php में। डिफ़ॉल्ट हमने इंडेक्स सेट किया हुआ था, तो अगर उसको फंक्शन नहीं मिला तो उसने अबाउट के अंदर का इंडेक्स नाम का फंक्शन चलाया, और उस इंडेक्स वाले ने शो व्यू को कॉल किया। शो व्यू ने अबाउट नाम का जो व्यू था उसको इंक्लूड किया, और अबाउट के अंदर, अबाउट के व्यू में क्या लिखा हुआ है, अबाउट के व्यू में लिखा हुआ है दिस इज अबाउट पेज। इस तरीके से आपका अबाउट वाला चल गया। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से कंट्रोलर पे वेबसाइट का कंट्रोल जा रहा है और किस तरीके से वो व्यू दिखा रहा है। सेम तरीके से आप अपनी वेबसाइट में बना सकते हैं। आप टीचर के लिए पेज बना सकते हैं, आप स्टूडेंट के लिए पेज बना सकते हैं। कम से कम आप इतना तो बना सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का होम पेज खुलने लगे, जिसको मैंने एक आइडिया दिया था कि एक ऐसा पेज हो जिसमें बीच में एक बॉक्स और दो बटन हो, एक टीचर एक स्टूडेंट का। टीचर पे क्लिक करें तो टीचर वाला लॉगिन का पेज खुले, और स्टूडेंट पे क्लिक करें तो स्टूडेंट वाला खुले। तो वो क्लिक करने पे वो जो बॉक्स हाइड होगा और टीचर स्टूडेंट का खुलेगा वो तो जावास्क्रिप्ट से मैनेज हो जाएगा, जो आप यहाँ पे लिख देंगे व्यू के अंदर। ठीक है, जब आप व्यू बनाएंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख देंगे तो वो जावास्क्रिप्ट से मैनेज हो जाएगा। और होम पेज पे आपको दिखाना क्या है, तो वो होम के व्यू के अंदर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर में आप बना सकते हैं वहाँ पे। तो आपका होम पेज का वेबसाइट आप आराम से बना सकते हैं अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और इसके आगे आप चाहें कितने भी कंट्रोलर चाहें तो अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं।
हम लोग आगे देखेंगे चीज़ों को, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। समझ में आया लोगों को? यस नो? यस सर। यस सर। यस सर। पहले की क्लास जितना आसान था या अब टफ हो गया? अब बहुत ज्यादा टफ हो गया सर। सर अभी टफ हो गया सर थोड़ा। तो अभी तक आप केवल थ्योरेटिकल नॉलेज थी ना, कि आप अभी तक टेक्नोलॉजी केवल पढ़ रहे थे, वो टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली करती क्या है, कैसे करती है। लेकिन टेक्नोलॉजी पढ़ के याद करना एक अलग चीज़ है और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज़ है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा है वो एक अलग बात है, और जब आप बनाने जाते हैं तो वो अलग चीज़ है। यहाँ से अब आप सीख रहे हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट में कंट्रोलर के लगा सकते हैं, व्यू लगा सकते हैं, और कैसे आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप शुरू में MVC के थ्रू सीख रहे हैं, नहीं तो लोग करते ऐसे हैं कि PHP की फाइल बनाते जाएंगे, बस उसमें URL लगाया, HTML का कोड लिखा। PHP के अंदर HTML भी है, सारी चीज़ें, जावास्क्रिप्ट भी है, सब कुछ एक ही जगह है। लेकिन यहाँ आपका सब कुछ अलग अलग होगा और सब चीज़ों का आप एक दूसरे से जोड़ेंगे, तब जो आपकी वेबसाइट बनेगी वो इतनी स्केलेबल होगी कि आप उसमें कभी भी कुछ भी चीज़ें ऐड कर पाएंगे बहुत आसानी से। अब आप देख रहे हैं, आपको टीचर स्टूडेंट के अलावा मान लीजिए कि एडमिन के लिए बनाना है, तो भी आपको क्या करना होगा, एक कंट्रोलर लगाना होगा और एक व्यू में एक आपको व्यू बनना होगा। कंट्रोलर एंड व्यू आपका एडमिन के लिए बन जाएगा। अगर आपको एम्प्लॉयज़ के लिए बनाना है तो आपको एक कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, एक व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वार्डन्स के लिए बनाना है तो वार्डन के लिए कंट्रोलर, एक व्यू। आपकी वेबसाइट धीरे धीरे करके सबके लिए बनती चली जाएगी, ठीक है। और अब आपको मान लीजिए ऐप में आपको दोबारा जाके कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ऐप तो अब आपकी जाके सीधे चला ही रही है वो चीज़। ठीक है, मैं ये कोड गिटहब पे डाल दूंगा, आपके साथ रिपोजिटरी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग में से किसी को अगर कोई डाउट हो तो ऐसा करिएगा, एक डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा और वो डॉक्यूमेंट मेरे को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि शायद ऐसा होता है कि आप लोग बोलते हैं तो कभी कोई बोलता है, कभी कोई रह जाता है, तो हम सारे डाउट्स को एक साथ अगली क्लास में ना वो एक साथ कवर कर लेंगे। और अब यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने वेबसाइट का हैंड्स ऑन करने की कोशिश करें। अभी तक अगर आपने केवल पढ़ा था, कुछ भी ट्राई इट योरसेल्फ भी नहीं चला के देखा था ना, तो जिन लोगों ने ये नहीं किया था, अब अगर वो नहीं करेंगे और अपने लास्ट दिन का वेट करेंगे कि हम उस दिन वेबसाइट बनाएंगे, तो आप लिटरली मानिए कि आपसे वो वेबसाइट बनेगी नहीं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ से अपने वेबसाइट बनाएं, कम से कम होम पेज बना लें जिसमें कि एक पेज हो और टीचर स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करने पे अलग अलग फॉर्म खुलते हो, और कुछ भी URL खोलें तो वो होम पेज खुल जाए, ठीक है। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है? तो सर ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण सर।